आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। और इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ टू पेयर्स, इच पेयर इन अ ग्रुप टेकिंग अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि आप लोग जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको टू ग्रुप्स में, ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाइए, टू पेयर्स बना लीजिए। उसके बाद हर एक पेयर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होना चाहिए। मतलब एक का फॉर होगा तो एक का अगेंस्ट होगा, मतलब एक पक्ष लेगा उस दिए हुए टॉपिक का, मतलब जो भी विषय आप लोग को दिया गया है तो एक जो रहेगा वो उसके पक्ष में बोलेगा और दूसरा जो रहेगा उसके विपक्ष में बोलेगा, मीन्स एक फॉर में और एक अगेंस्ट में। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। साइंटिफिक इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। अब हमको फर्स्ट टॉपिक ये बताया जा रहा है कि जो साइंटिफिक इंटरवेंशन होता है, वैज्ञानिक जो हस्तक्षेप होती है वो ज़रूरी है, ठीक है। अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज मतलब जो दफनाए गए रहस्यों को पता लगाने के लिए जो वैज्ञानिकों का हस्तक्षेप होता है वो ज़रूरी होता है। तो हम लोग इस सेक्शन में सारे क्वेश्चन में फॉर और अगेंस्ट मतलब पक्ष और विपक्ष इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमको बोला गया है पहले उसका हम फॉर देख लेते हैं, इसका पक्ष देखते हैं। फॉर द साइंटिफिक इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ सिटी स्कैनिंग ऑफर्स ह्यूमैनिटी न्यू क्लू अबाउट द लाइफ एंड डेथ ऑफ दोज वाइडली नोन ग्रेट मैन who lay buried in the earth। जो साइंटिफिक इंटरवेंशन होता है मतलब जो वैज्ञानिक हस्तक्षेप होता है वो क्या होता है, किसके फॉर्म में होता है, किसके रूप में होता है, तो वो सिटी स्कैनिंग के रूप में होता है, जो कि ह्यूमंस लोग को, मानव लोग को क्या करता है, न्यू क्लू, ठीक है, हमको एक क्लू मिलता है उससे, उसके लाइफ के बारे में, उसके डेथ के बारे में, जो कि वाइडली नोन है, ठीक है, जो कि जिनको सब लोग जानते हैं और जो इस अर्थ में, इस पृथ्वी में बरीड है मतलब दफनाए गए हैं। नॉट ओनली अबाउट दोज हु आर वाइडली अक्लेम्ड, सिर्फ उन लोगों को नहीं जिन लोग सब लोग जानते हैं। द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी रिवील देयर ब्यूरिड मिस्ट्रीज, ठीक है, जिनको सब लोग जानते हैं सिर्फ उन लोगों को नहीं बल्कि जो बरीड मिस्ट्रीज है मतलब जो दफनाए हुए हैं उनके जो रहस्य हैं उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। इतना हमको टेक्नोलॉजी रिवील करता है, टेक्नोलॉजी प्रकट करता है ये। The causes of death, natural or murder or ailment and any other mysteries of life are brought before public thousands of years after their death। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स मतलब हज़ारों साल पहले अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु का हम लोग कारण पता लगा सकते हैं कि वो मर्डर किया गया है, कि उसको किसी एलिमेंट मीन्स किसी रोग के वजह से उसकी मृत्यु हुई है, या इससे जुड़ी जितने भी रहस्य हैं, उसके ज़िंदगी से जुड़ा जो भी रहस्य है हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, चाहे वो हज़ारों साल पहले ही क्यों ना मरा हो। These secrets are very important missing और forgotten page of the history of mankind। और ये mankind का, ठीक है, सभी मनुष्यों के इतिहास का एक बहुत ही important मिसिंग और forgotten पेज होता है, मतलब जो खो गया होता है या फिर जो पेज हम भुला जाते हैं, ठीक है। पेज मतलब यहाँ पे मोमेंट है, पल है, तो हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में ये वो मोमेंट होते हैं, वो सीक्रेट्स होते हैं, वो रहस्य होता है जो हम भूल चुके होते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, ये तो हमारा सेक्शन हो गया फॉर सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसी का हम अगेंस्ट मतलब उसके विपक्ष में कि जो वैज्ञानिक हस्तक्षेप है वो ज़रूरी होता है, हमको बोला गया है, तो उसका फॉर तो देख लिया। अब उसके अगेंस्ट में देखते हैं, लेट बायगॉन बी बायगॉन एंड लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, और जो पास्ट मतलब जो गुजरा हुआ कल है वो वापस आ नहीं सकता, उसको हम बदल नहीं सकते। आर फेमस सेइंग पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बोला जाता है। मोर ओवर इट इज़ सेड दैट द पास्ट इज़ डेड एंड कैन नॉट बी रिवाइव्ड, जो पास्ट है मतलब जो हमारा कल है वो गुजर चुका है और वो वापस नहीं आ सकता, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। Therefore, the scientific intervention in the form of CT scan of the mummies of the Egypt, pharaohs and the like who lay buried under earth in totally whimsical, unnecessary and inviting unforeseen disease on earth। ओके,
तो इसके आगे ये बताया जा रहा है कि जो साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, मतलब जो वैज्ञानिकों का हस्तक्षेप होता है सीटी स्कैन के रूप में, वो बिल्कुल भी फिजूल काम है। और वो सीटी स्कैन किसका होता है बोल रहा है, जितने भी इजिप्ट में जो भी फ़ारो होते हैं, मतलब जितने भी राजा होते हैं उनके जो मम्मियाँ होती हैं उसका जो सीटी स्कैन होता है, और जो लोग दफना दिए जाए रहते हैं, बरीड कर दिए जाए रहते हैं, उनका जो सीटी स्कैन होता है वो सारा का सारा क्या है, फिजूल होता है, वो अननेसेसरी होता है, वो बिल्कुल भी हमको ज़रूरी नहीं होता है। और इससे क्या होता है, अगर कोई दफना दिए गए हैं उसको हम निकाल के अगर सीटी स्कैन करते हैं तो बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, इस अर्थ में, इस पृथ्वी में अपनी ओर बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे बीमारियों को खुद की ओर आमंत्रित करना है। Finally, it cannot be applicable to those dead people whose bodies were neither preserved nor buried but set to flame। आगे ये बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जिनकी डेथ बॉडीज़ को क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्व मतलब उसको संरक्षित रखा जाता है या फिर दफनाया जाता है, उनका तो हम कर सकते हैं, लेकिन जिन लोग फ्लेम कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उनका तो हम सीटी स्कैन भी नहीं कर सकते। It would not reveal secrets of life and death of the dead useful to world history। और जिनको हम जला दिए जाते हैं आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद, उनके हम लोग सीक्रेट्स, ठीक है, उनके जो भी सीक्रेट्स होंगे या फिर उनके डेथ के बाद, उनके मृत्यु के बाद का कुछ भी चीज़, उसका इतिहास हम लोग नहीं पता लगा सकते। तो ये था हमारा अगेंस्ट का सेक्शन, मतलब उसके विपक्ष। तो देखा हमने कि फॉर सेक्शन में हम लोग पूरे उसके पक्ष में लिखे थे और अगेंस्ट सेक्शन में हम लोग उसके पूरा विपक्ष में लिखे हैं। ओके, तो सिमिलरली हमको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है, एडवांटेज टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक तकनीक है, वो हमको क्या देता है बोल रहे हैं, एक ऐसा निष्कर्ष देता है, निष्कर्ष के रूप में एक ऐसा सबूत जो कि पास्ट इवेंट हो, ठीक है, जो गुजरे हुए कल का घटना होता है उस पर। तो इसमें भी हमको सिमिलरली फॉर और अगेंस्ट, मतलब पक्ष और विपक्ष, इस सेंटेंस का हमको लिखना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर। Advanced technology is continuously doing astonish through diagnostic imaging. The young boy Pharaoh died more than 3300 years ago। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन क्या होते जा रहा है, एस्टोनीज होते जा रहा है, आश्चर्यजनक होते जा रहा है। जो यंग बॉय फ़ारो था, मतलब किंग टूथ, ओके, वो 3300 वर्ष से भी पहले क्या हो गए थे, मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। In 1968, the X-ray of his mummy revealed a startling fact, ये startling होगा ना, startling fact under the resin that layers his chest, his breastbone and front ribs are missing। ओके, आगे ये बताया जा रहा है कि 1968 में जब किंग टूथ की मम्मी का एक्सरे किया गया तो उससे ये रिवील हुआ, ये प्रकट हुआ, या हमको ये पता चला कि उसका जो रेजिन था, मतलब उसकी जो बॉडी थी, बॉडी का जो नीचे का लेयर था वो रेजिन से पूरी तरीके से चिपक गया था, और उनके चेस्ट का बोन, ब्रेस्ट बोन मीन्स जो सीने का बोन होता है, छाती का जो हड्डी होता है, और जो उनके रिब्स थे, पसलियाँ जो थी वो मिसिंग थी, मतलब खो गई थी, उनकी बॉडी में वो नहीं थी। This surprising finding about Tooth's body is a conclusive evidence of the past event। और ये जो आश्चर्यजनक खोज है, वो टूथ की बॉडी का जो आश्चर्यजनक खोज है वो क्या था, एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस था, एक सबूत था, पास्ट इवेंट मतलब जो कल जो गुजर चुका है, ठीक है, उसका एक सबूत था। In this case of Tooth's breastbone and front ribs are missing, the reason might be serious war, injury or any operation or a mysterious disease etc। टूथ का जो ब्रेस्ट बोन था और जितने भी रिब्स जो कि मिसिंग थे, उसका कारण क्या हो सकता है, बहुत ही सीरियस एक गंभीर वॉर हो सकता है, गंभीर युद्ध हो सकती है, या फिर कुछ उनको इंजरी मतलब चोट लगी हो सकती है, या फिर कुछ ऑपरेशन हो सकता है, या फिर कुछ रहस्यमयी उनको बीमारियां हो सकती है, या फिर कोई भी कारण और हो सकता है। फ़ारो टूथ माइट हैव बीन fatally injured by his enemies either in war or in ambush। और आगे ये बोला जा रहा है कि जो फ़ारो टूथ मतलब जो किंग टूथ थे वो क्या हो सकते हैं, एनिमीज़, अपने एनिमीज़ मतलब होता है शत्रु, तो अपने शत्रुओं के मतलब शत्रु उनको क्या कर दिए होंगे, इंजरी कर दिए होंगे, उनको चोट पहुंचा दिए होंगे, या फिर उनके वॉर में मतलब वो लड़ाई में उनको चोट लग गई होगी। The CT scan images of Tooth's body revealed his one hand and several views of rib cage and the transaction of the skull।
और जो सिटी स्कैन में किंग टूथ का इमेज हमने देखा था, तो उनके बॉडी से कौन कौन सा इमेज सिटी स्कैन से स्कैन हुआ, तो कुछ उनके हैंड का था, वन हैंड का था, और कुछ उनके जो रीप केस थे, मतलब जो उनकी पसलियाँ थी उसकी थी, और साथ ही साथ स्केल मीन्स उनके खोपड़ी का भी था। दिस इमेजेस लीड टू कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द पास्ट इवेंट नेचुरल और मेन कॉज्ड। और ये जो इमेजेस थे वो हमको इस कंक्लूज़न पे, मतलब इस निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं कि वो नेचुरल थे या फिर मेन मेड, मतलब प्राकृतिक थे या फिर इंसानों के द्वारा वो किया गया था। तो ये तो हमारा था फॉर का सेक्शन। अब देखते हैं हम इसके बाद हम अगेंस्ट का सेक्शन। अगेंस्ट the advanced technology is thought to be very reliable to diagnostic analysis but not so reliable about the living and the dead। ओके, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक तकनीक है, वो क्या है, बहुत ही रिलायबल हम सोचते हैं कि वो डायग्नोस्टिक एनालिसिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन वो इतना भी रिलायबल नहीं होता कि वो लिविंग और डेथ को लेके, मतलब जीवन और मृत्यु को लेके वो इतना भी रिलायबल नहीं होता है। The DNA test of dead bodies from the graves lead to chose not conclusion etc। जो DNA टेस्ट होता है, जिनको ग्रेव से, मतलब उनके कब्र से निकाल करके जो डेथ बॉडीज़, मतलब जो मृत शरीर होता है, उनको कब्र से निकाल के अगर उनका DNA टेस्ट किया जाता है तो वो क्या नहीं होता है, उसका हमको कोई भी निष्कर्ष नहीं मिलता। ये तो हमारा अगेंस्ट का सेक्शन था, ठीक है। तो हमने देखा कि फॉर किस तरीके से था और उसका अगेंस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का फॉर हमने देखा कि इतने सारे उसके पक्ष थे और उसके विपक्ष ये थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया हमको। ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फ्यूनरेरी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जितने भी हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, मतलब हम लोग का जो भी परंपरा होता है, ठीक है, जो भी फ्यूनरेरी प्रैक्टिस होता है, मतलब जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो दाह संस्कार बोला जाता है जिसको, उन सभी चीज़ों को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसका फॉर सेक्शन देखते हैं पहले। सोशल बिहेवियर टीचेस पीपल टू रिस्पेक्ट द ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फ्यूनरेरी प्रैक्टिसेस टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। ठीक है, जो सोशल बिहेवियर होता है, जो सामाजिक बिहेवियर, मतलब जो तरीका होता है, वो हमको ये सिखाता है कि हमको अपने ट्रेडिशन का, अपने रिचुअल्स का, मतलब जितने भी हमारे धार्मिक परंपराएं हैं, जो भी फ्यूनरेरी है, मतलब जो धार्मिक संस्कार होता है, वो सब चीज़ों का हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और ये सभी क्लास के पीपल, मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, ये मैटर नहीं करते। इस ग्लोब में, हमारे इस अर्थ में बोल सकते हैं कि सभी क्लास के पीपल को क्या करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोज हु आर पावरफुल इनफ लाइक द एंशिएंट फारो अखेनातिन previously Amenhotep IV can ruthless attack main god, shatter his images and close his temples। अब आगे ये बताया जा रहा है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे एंशिएंट फारो, मतलब जो हमारे प्राचीन के राजा थे अखेनातेन, जिनको पहले एमेनहॉटेप IV कहा जाता था, उन्होंने क्या किया था, वो जो मेन गॉड थे, ठीक है, जो प्रमुख भगवान थे, उन पे अटैक, उन पे हमला कर दिया गया था और उनके सारी छवियों को तोड़ दिए थे और उनके टेम्पल, उनके मंदिर को भी बंद कर दिया था। Such periods are taken as the strangest period in history, shocking the country। और ये जो पीरियड था, ये जो समय था, उसको इतिहास का सबसे अजीब समय कहा जाता है हमारे, जो कि पूरे कंट्री को, ठीक है, पूरे देश को जिन्होंने शॉक कर दिया था, हैरान कर दिया था। Let the soil of the dead rest in peace in the graves with its burial treasures, or even after CT scanning the mummy must be placed where the funerary prize laid it so long ago। ओके, आगे ये बोला जाता है कि जो भी डेड रेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो मरने के बाद अपने कब्र पे, अपने ग्रेव पे क्या कर रहे हैं, जो रेस्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ उनको दफनाया जाता है, बरीड किया जाता है, जब उनकी सीटी स्कैन होती है तो उनको वापस से क्या करना चाहिए, फ्यूनररी प्राइस, मतलब उनको दफनाते समय जिस प्राइस ने, जिस पुजारी ने जिस जगह में दफनाया था, उनको वापस से वहीं रख देना चाहिए। ऑफ कोर्स फ्यूनरल ट्रेजर मस्ट बिकम द रॉयल कलेक्शन, अदरवाइज थीव्स माइट सैटर एवरीथिंग टू स्टील द ट्रेजर। जो फ्यूनरल ट्रेजर होता है, ठीक है, जो खजाने होते हैं, वो रॉयल कलेक्शन होते हैं, मतलब राजकीय बोल सकते हैं, जिनका कलेक्शन होता है, जिनको हम एकत्रित करके रखते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही
अच्छे अच्छे नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। क्यों? नहीं तो अगर हम उसको नहीं रखेंगे स्टोर करके या फिर उनका हम केयर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जो थीव्स लोग रहेंगे, मतलब जो चोर लोग रहेंगे, वो क्या करेंगे, उस ट्रेजर को, उस खजाने को स्टील कर लेंगे, उसको चुरा लेंगे। तो ये तो हमारा फॉर सेक्शन था। आइए देखते हैं इसका हम अगेंस्ट, उसका विपक्ष। ट्रेडिशनल रिचुअल विच आर 1000 years old need not to be respected as they are outdated, unfit for present day setup। तो स्टूडेंट्स, हमने फॉर सेक्शन में उसका सिर्फ पक्ष देखा कि हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जैसे भी लोग हो, जिस भी क्लास से बिलोंग करते हो, उनको क्या करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देख सकते हैं हम अगेंस्ट सेक्शन में हम कि वो उसके अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ होंगे। तो अगेंस्ट सेक्शन में ये बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल रिचुअल है, जो कि हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है, उसका हमको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको आउटडेटेड हो गया, मतलब वो समय गुजर चुका है। अब आज के समय के हिसाब से, मतलब आज जो हमारा प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी अनफिट है, मतलब वो सुइटेबल नहीं है। दोज रिचुअल्स which are capable of improvising must be changed, and those rituals which are proving obstacles in present setup must be ignored for the better। ऐसे rituals, ठीक है, जो कि हमारे लिए आज के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। और वो रिचुअल्स जो कि हमारे प्रेजेंट डे पे, मतलब हमारे वर्तमान में जो ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं, मतलब जो बाधा बन रहे हैं, जो रुकावटें बन रहे हैं, उनको क्या कर देना बेहतर है, बोल रहा है, उनको इग्नोर कर देना चाहिए, उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। The funerary practices of bestowing the dead body with treasure of gold and riches and articles of everyday want for the afterlife must be discontinued। और पहले जो ये परंपरा थी कि जो फ्यूनररी प्रैक्टिसेस होता था, मतलब जब उनको दफनाया जाता था तो क्या किया जाता था, उस डेड बॉडी के साथ, मतलब जो मृत शरीर होता है उसके साथ जितने भी ट्रेजर्स होते हैं, जितने भी खजाने होते हैं, चाहे वो सोने के हो या फिर जो भी उनका रिचेस हो, मतलब जितनी भी उनकी अमीरी हो, साथ ही साथ उनकी एवरीडे, मतलब उनके डेली लाइफ का जो भी सामान होता है, वो सबको आफ्टर लाइफ, मतलब मरने के बाद जो दफनाते हैं, इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, मतलब उसको फॉलो करना बंद कर देना चाहिए। The centuries old traditional rituals and funerary practices should not block the progress path। जो प्राचीन काल से बोल सकते हैं, जो पहले से जो ट्रेडिशन और रिचुअल्स चलते आ रहे हैं शताब्दियों से, वो क्या नहीं कर सकते हमारे प्रोग्रेस पाथ को, ठीक है, जो हमारा सक्सेस का एरिया है, जो हमारा सक्सेस पाथ है, उसको ब्लॉक, उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा अगेंस्ट सेक्शन था। और इस अगेंस्ट सेक्शन में हमने देखा कि जितने हमको फॉर के लिए था कि हमको अपने रिचुअल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगेंस्ट सेक्शन में हमने देखा कि वो रिचुअल्स हमको फॉलो ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, knowledge about the past is useful to complete our knowledge of the world we live in। फोर्थ हमको ये टॉपिक दिया जा रहा है कि पास्ट को लेकर के, ठीक है, मतलब जो हमारा पास्ट, जो हमारा कल गुजर चुका है, उसकी जानकारी हमारे आज की जानकारी को पूर्ण करती है। अब इसमें भी सिमिलरली हम उसका फॉर और अगेंस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर सेक्शन देखते हैं। नॉलेज इज़ अ बोन टू द वाइज एंड अ बैन टू अ फूल। जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो बुद्धिमान के लिए क्या होता है, एक बोन होता है, लेकिन वो एक मूर्ख के लिए क्या होता है, बैन होता है, ठीक है। हिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड प्रोग्रेस फॉर बेटर कंट्रोल, इट्स अ बेटर कंट्रोल ओवर हिज प्रॉब्लम्स नेचुरल ऑफ मैन मेड। जो हमारा हिस्ट्री है, मतलब जो हमारा इतिहास है, वो मैनकाइंड के लिए, मीन्स हमारे लिए क्या किया है, प्रोग्रेस का रास्ता बनाता है कि हम किस तरीके से अपने प्रॉब्लम, जितने भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड, मतलब जो प्राकृतिक हो या जो हमने बनाई हो, ऐसे समस्याओं का नियंत्रण करने के लिए हमारा हिस्ट्री क्या करता है, हमारी मदद करता है। The diagnostic imaging by CT scan of the 1000 years old mummies of the pharaohs like young tooths reveal the lingering mysteries of their lives and death। आगे ये बताया जा रहा है कि जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, मतलब जिनका CT स्कैन किया जाता है, जैसे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 1000 years ओल्ड, जो कि हज़ारों साल पुराना था, उस किसका मम्मी था, वो किंग टूथ का मम्मी था। उनमें हमने बहुत सारे मिस्ट्रीज़, मतलब बहुत सारे रहस्य देखे, उनके लाइफ के बारे में भी, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी और उनकी मृत्यु के बारे में भी।
It revealed it relieved startling facts about Bangtooth, who died 3,300 years ago. Such knowledge updates our present day knowledge about the world. और वो सिटी स्कैन से हमको ये रिवील हुआ, उस सिटी स्कैन ने हमको ये रिवीलिंग किया, ये प्रकट किया कि जो किंग टूथ है वो लगभग से 3,300 ईयर्स एगो उनका डेथ हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। और इस तरीके का जो ज्ञान होता है वो हमारे प्रेजेंट डे मतलब हमारे आज के ज्ञान को क्या करता है, अपडेट करता है। We can equip ourselves to protect and fight better in future against all odds of life। और हमको अगर हमारे पास्ट के बारे में जानकारियाँ रहेंगी तो हम लोग अपने आज के डेट से मतलब हमारे प्रेजेंट जो वर्तमान है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये तो हमारा फॉर सेक्शन हो गया। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे हमारा अगेंस्ट सेक्शन जो कि इसके खिलाफ होगा, उसके विपक्ष में होगा। इट इज़ ओनली द टाइमली हेल्प एंड द टाइमली एडवाइस दैट पेज इन लाइफ। The past experience and knowledge of things stand useless while facing the present life problems। आगे अब उसके विपक्ष में मतलब उसके अगेंस्ट में ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ टाइमली मतलब जब हमको ज़रूरत होगी उसी टाइम पे वो हेल्प कर सकता है, जब हमको ज़रूरत होगी उसी टाइम पे हमको सलाह दे सकता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है मतलब जो हमने अपने भूतकाल में अनुभव किया है, ठीक है, और जो भी नॉलेज हैं वो सारे के सारे यूज़लेस हैं। क्यों? हमारे प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स मतलब हमारे आज में जो हमारी समस्याएं आ रही हैं उन सब में हमारा बीता हुआ कल पूरा का पूरा क्या है, आपका वेस्टलेस है मतलब यूजलेस है बोल सकते हैं, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। दैट नॉलेज ऑफ द पास्ट लिव्स डज नॉट प्रोटेक्ट अवर पे अस इन अवर नॉलेज ऑफ टुडे। और ये बोला जा रहा है कि जो पास्ट का नॉलेज है मतलब बीता हुआ कल का जो भी ज्ञान है वो हमारे प्रेजेंट डे हमारे वर्तमान के ज्ञान को क्या नहीं कर सकता है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। Therefore, it is of hardly any use in the world we live in. We must equip ourselves best with the knowledge of our present spheres of activities and lives of present peoples to win over the difficulties। और आगे ये बोला जा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, इस वर्ल्ड में जिसमें हम लोग रहते हैं उसका हमको क्या करना चाहिए, हार्डली मतलब बहुत मेहनत से क्या करना चाहिए, सारे जानकारियों को एकत्रित करना चाहिए। जितने भी बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज हैं, जितने भी जानकारियां हैं, जितने भी ज्ञान है उसको हमको प्रेजेंट स्पीयर्स मतलब आज जो हम जी रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता, उसके आसपास का जितना भी जो जानकारी है वो सब हमको क्या करना चाहिए, हमको अपने प्रेजेंट डे का नॉलेज लेना चाहिए। तो ये था उसका अगेंस्ट सेक्शन जो कि पूरा का पूरा उसके खिलाफ ही था। सो स्टूडेंट्स ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन और ये हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप लोगों के बुक में गिवन है उसमें आपको कुछ करना नहीं है, उस क्वेश्चन को सिर्फ आपको रीड करना है। तो आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा का विलुप्त होने का कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि जो भाषा का विलुप्त हो रहा है मतलब जो लैंग्वेज एक्सटेंट हो रहा है उसका रीज़न क्या है? तो देखते हैं हम। लैंग्वेजेस आर बिकमिंग एक्सटेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। जो भाषा विलुप्त हो रहे हैं उनके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अ डोमिनेंट लैंग्वेज दैट इज़ नॉट नेटिव टू द लोकल फ्रिक्वेंटली रिप्लेसेस द मेन लैंग्वेज। जो डोमिनेंट लैंग्वेज होता है, जो प्रमुख लैंग्वेज होता है, वो वहाँ के लोकल मतलब स्थानीय लोगों का जो प्रमुख लैंग्वेज होता है वो उनका मूल भाषा नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, जो उनका मेन लैंग्वेज होता है, जो मुख्य भाषा होती है, उसको वो चेंज कर देता है। अदर रीज़न इंक्लूड द जेनोसाइड ऑफ एंटायर रेसेस, पुअर कल्चर, हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड द लॉस एंड डैमेज ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और भी बहुत सारे कारण हैं कि हमारे जो लैंग्वेज है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उसमें से कुछ क्या है, जेनोसाइड ऑफ एंटायर रेसेस। ओके, तो जितने भी संपूर्ण जो हो रहे हैं, संपूर्ण जो लोग हैं उनका नरसंहार होना, जो खराब कल्चरल हेरिटेज है मतलब जो हमारा पुअर हेरिटेज है, जो पुअर विरासत है उसका जो संरक्षण हो रहा है वो है। और बोल सकते हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को वो क्या कर रहा है, लॉस और डैमेज कर रहा है मतलब उसको हानि और नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये रीज़न से हमारे लैंग्वेज के एक्सटिंक्ट होने के। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेज। क्या आपको लगता है कि भाषा को प्रिजर्व करने में, संरक्षण करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है? यस,
Yes, language preservation is critical. Language are an important tool for understanding and preserving a culture's tradition. जी हाँ, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन मतलब भाषा का संरक्षण करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज हमारे लिए क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्विंग, मतलब हमारे कल्चर ट्रेडिशन मतलब हमारे परंपराओं को समझने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होती है। इट ऑल्सो अलाउज वन टू रिकनेक्ट विद देयर एंसेस्टर्स, और ये हमको इस बात की भी अनुमति देती है, मतलब हमारा लैंग्वेज हमको इस बात का परमिशन देता है कि हम अपने एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों से जुड़ सकें। लिटरेचर इज़ अ टूल फॉर प्रिजर्विंग एंड लर्निंग अ लैंग्वेज। लिटरेचर साहित्य एक ऐसा उपकरण है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे भाषा को संरक्षित कर सकते हैं और उसको लर्न मतलब उसको हम सीख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वॉट वेज डू यू थिंक वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, ठीक है, हम किस तरीके से जो हमारा लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रहा है, मतलब जो हमारी भाषा विलुप्त हो रही है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। भाषा के साथ साथ डायलेक्ट्स मीन हमारी बोलियां भी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम अपने एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स मतलब हमारे भाषा और बोलियां जो विलुप्त हो रही है उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। We can preserve language and dialects by recovering and practicing a lost language. हम लोग अपने भाषा को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, जितने भी हमारे भाषा हैं, हमारी बोलियां हैं, उनको संरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज, वो भाषा जो कि खो चुका है, उसको वापस से रिकवर करके मतलब वापस से प्राप्त करके और उसका अभ्यास करके हम उसको वापस से पा सकते हैं। To do so, we must stay connected to our roots by encouraging children to speak in their mother tongue more often, reading old books in their native language and conversing with the elderly. और ये करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, उनको क्या किस चीज़ को लेके प्रोत्साहित करना होगा, किस चीज़ को लेके इंकरेज करना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मदर टंग, ठीक है, जो हमारा मदर टंग का लैंग्वेज होता है उसको वो यूज़ करे बात करने के लिए। इसके साथ साथ वो बुक्स जो पढ़ रहे हैं वो उनके नेटिव लैंग्वेज में मतलब उनकी प्रमुख भाषा की किताबें वो पढ़े, साथ ही साथ अपने बड़े बुज़ुर्गों से वो उसी भाषा में क्या करे, कन्वर्सन करे, मतलब उसी भाषा में उनसे बात करे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने रूट से मतलब अपने जड़ से जुड़े हुए रहें। तो हमारा मदर टंग, हमको पता है कि हमारा मदर टंग हमारा हिंदी है, तो हमको भी क्या करना चाहिए, इंग्लिश तो हम रीड कर रहे हैं पर हमको अपने मदर टंग से भी कनेक्ट रहना चाहिए। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वर्किंग विथ वर्ड्स, और वर्किंग विथ वर्ड्स का फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाई दे हैव बीन यूज्ड टुगेदर। नीचे हमको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मतलब कुछ संयोजित शब्द दिए गए हैं और हमको बताना है कि वो एक साथ क्यों उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, फर्स्ट है देखिए घोस्टली डस्ट डेविल्स। घोस्टली डस्ट डेविल्स, इसका मीनिंग देखते हैं। घोस्ट लाइक एविल स्पिरिट फॉर्म्ड बाय डस्ट, ठीक है। घोस्ट लाइक एविल मतलब एक ऐसा भूत जो कि डस्ट में होता है, ठीक है, मतलब जो रेत में रहता है ना, जो डस्ट जो हम चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ऐसा एक भूत के जैसा प्रेत एविल जो कि डस्ट में मतलब रेत में हमको बनता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड है आपका स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, ब्यूटीफुल हैंड क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सुंदर जो हाथ से बनाई गई वस्तुएं होती है वो होती है हमारी स्टनिंग आर्टिफैक्ट, इसलिए उसको एक साथ यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है डेजर्ट स्काई। डेजर्ट स्काई क्या होता है, द स्काई ओवर द डेजर्ट, जो डेजर्ट के ऊपर जो स्काई होता है, जो आसमान होता है वो डेजर्ट स्काई होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूनररी ट्रेजर। ट्रेजर स्टोर्ड फॉलोइंग रिचुअल्स ऑफ फ्यूनरल, ठीक है, मतलब जब अंतिम संस्कार होता है ना, फ्यूनरल होता है, उस टाइम पे जो ट्रेजर मीन्स खजाना होता है वो, तो फ्यूनररी ट्रेजर्स। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिटैचमेंट। साइंटिफिक डिटैचमेंट्स ए फुलनेस ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस का ए फुलनेस, इसलिए इसको एक साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका डार्क पैलेट क्लाउड्स, इसको हमने ऑलरेडी चैप्टर में रीड किया हुआ है। वाटर फिल्ड बल्गिंग क्लाउड, ठीक है, ऐसे क्लाउड, ऐसे बादल जिसमें पानी पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं और वो उभरे हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग डार्क बैलेट क्लाउड, इसलिए एक साथ उसको डार्क बैलेट क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कास्केड ग्रे। ग्रे स्काई हाइडिंग द स्टार,
ठीक है। ग्रे कलर का स्काई जो कि स्टार्स तारों को छुपा लिए रहता है, तो उसको हम लोग साथ में कास्केड ग्रे कहते हैं। नेक्स्ट है इटर्नल ब्रिलियंस, एवरलास्टिंग साइन, जो साइन जो एवरलास्ट होता है, ठीक है, जो चमकते ही रहता है। रिचुअल रेजिन्स, रेजिन्स यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स, ऐसा रेजिन जिसको हम लोग रिचुअल के हिस्से में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। लास्ट हमारा वर्चुअल बॉडी, वास्तविक शरीर, अ बॉडी मेड टू अपीयर बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा बॉडी जिसको इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपीयर होता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमको दिखाई देता है, वो होता है हमारा वर्चुअल बॉडी। तो ये हमारे वर्ड्स हैं जो कंप्लीट हो गए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड मेडिकल टर्म्स, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। अब हमको यहाँ पे कुछ मेडिकल टर्म्स दिए गए हैं जिसके मीनिंग हमको लिखने हैं, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़े हुए थे, सिर्फ नेम पढ़े थे, अब इसको हम डिटेल देखेंगे। देखिए फर्स्ट है आपका सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन क्या होता है? मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर दैट मेक्स अ 3D मॉडल विथ एक्सरे। ठीक है, ये एक मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर होता है, एक कल्पनीय प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है, एक 3D मॉडल बनता है एक्सरे के थ्रू। इसको हमने ऑलरेडी चैप्टर में रीड किया हुआ है कि ये 3 डायमेंशनल इमेज होता है, उसमें सभी तरफ से किरणें उसमें आती है और एक वर्चुअल बॉडी का इमेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट है हमारा MRI। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये MRI का फुल फॉर्म होता है और इसका यूज़ क्या होता है? इज़ अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे शरीर के अंग का इमेज प्रोड्यूस करते हैं MRI में। नेक्स्ट होता है हमारा टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होता है? अ टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ ह्यूमन बॉडी यूजिंग अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज। इसमें अब क्रॉस सेक्शन, जैसे कि हमने सीटी स्कैन में क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, सिमिलरली कि इसमें क्या होता है? डिस्प्ले करता है, मतलब शो करता है क्रॉस सेक्शन किसका? ह्यूमन बॉडी का, मतलब हमारे शरीर का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का उपयोग करके इसमें हमारे बॉडी का क्या होता है? क्रॉस सेक्शन डिस्प्ले करता है, शो करता है। नेक्स्ट होता है आपका ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है? एन एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, एक मृत शरीर का परीक्षण करना जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसकी मृत्यु क्यों हुई थी, वो होता है आपका ऑटोप्सी। नेक्स्ट होता है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? अ टेक्निक ऑफ क्लिनिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। डायलिसिस एक ऐसी तकनीक होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग? अपने ब्लड को, हमारे रक्त को प्यूरिफाई करते हैं, जिससे हमारा जो किडनी होता है, जो गुर्दा होता है, उसका जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो नॉर्मली हो सके। नेक्स्ट होता है हमारा ECG, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर ECG को और क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द स्किन इट प्रिपेयर्स अ ग्राफ शोइंग द एक्टिविटी इन द हार्ट। ठीक है, हमारे त्वचा पर जो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं उसको वो क्या करता है? प्रिपेयर करता है, एक ग्राफ की तरह उसको प्रिपेयर करता है, और वो ग्राफ हमको ये दिखाता है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा दिल होता है, उसकी एक्टिविटी, उसकी गतिविधियाँ उस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है? सेम एज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के जैसा ही होता है, जैसे कि ऑटोप्सी में हमने क्या देखा था कि वो क्या करता है? मृत शरीर का परीक्षण करता है कि उसका मृत्यु क्यों हुआ था, ये जानने के लिए। तो पोस्टमार्टम भी यही होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एंजियोग्राफी। रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल। जो लिम्फ वेसल्स होते हैं और जो हमारे ब्लड होते हैं उसका वो क्या करता है? रेडियोग्राफी करता है। एंड लास्ट होता है आपका बायोप्सी। एन एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी से, ठीक है, एक जीवित शरीर से कोई सा भी टिश्यू, मतलब कोई सा भी अगर हम मांस लेते हैं और उसका हम परीक्षण करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा बायोप्सी कहलाता है। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।